नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। आज हम लोग बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे भारत में कौन सी नदी कहाँ पर बहती है और थोड़ा सा नदियों के निर्माण के भी बारे में पढ़ा जाएगा, यहाँ पर समझेंगे हम लोग। अच्छा, भारत की नदियों को पढ़ने के लिए ना आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा। दो तरह से पढ़ सकते हैं। एक तो आपको पता है भारत के उत्तर में एक बहुत ही बड़ा पर्वत है और उस पर्वत को आप हिमालय के नाम से जानते हैं, जानते तो होंगे ही। और दूसरा जो विभाग नदियों का पढ़ना है वो भारत की प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ना है। प्रायद्वीप आपको मैं बता दूं, आप जानते भी होंगे अगर, वह स्थल होता है जो तीन तरफ से क्या होता है, समुद्र से घिरा हो। तो तीन तरफ से भारत का वह कौन सा स्थल एक तरह से हो जाएगा जो समुद्र से घिरा होगा। तो ये यहाँ से आप समझ सकते हैं, इधर अरब सागर, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये चीज़ आपको पता ही है। और नीचे हिंद महासागर ही बहुत बड़ा महासागर है। तो आप देखें यहाँ पर, आपने देखा कि भारत का ये जो पूरा स्थल है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ भी तो समुद्र ही है और यहाँ तक पूरा समुद्र है। तो ये पूरा स्थल जो है ये प्रायद्वीप कहलाता है। और यहाँ पे भी बहुत सारी नदियाँ हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, ये सब नदियों के बारे में जो पढ़ना है उसको हम प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। तो इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं। हिमालय से कौन कौन सी नदी निकलती हैं उसको यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। अगर हम नदियों की बात करें दोस्तों, तो आज हिमालय जहाँ पर है वहाँ पे आज से लाखों वर्ष पहले हिमालय नहीं था। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सागर था, उसको तिथि सागर के नाम से जानते हो, उसको हम लोग तिथि सागर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो जहाँ हिमालय है आज ना, यहाँ पे बहुत ही बड़ा समुद्र था, तिथि सागर। और जो भी नदियाँ निकलती थी, या वो गोंडवाना लैंड से, जो ये इधर भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ से दक्षिण और मध्य क्षेत्र, या फिर तिब्बत के क्षेत्रों से जो भी नदियाँ निकलती थी, अगर गोंडवाना लैंड से निकल रही है नदी तो वो साथियों उसी तिथि भूसरनती में गिरती थी। और जो तिब्बत के क्षेत्र से निकल रही नदी वो भी कहाँ पे गिरती थी, उसी तिथि जो समुद्र है, जो मैंने आपको बताया जहाँ हिमालय है, वहीं पर जाके गिरती थी। ये तो चलता रहा, लेकिन हिमालय का भी निर्माण हुआ धीरे धीरे। हिमालय का निर्माण ऐसा नहीं है कि अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि हिमालय जो है वो निकल गया और हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया, ऐसा हुआ नहीं। धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रही और ये निर्माण होता रहा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ दे सकते हैं, जो यहाँ पे तिब्बत का क्षेत्र है, यहाँ से जो नदी निकलती थी दोस्तों, तीन नदी मुख्य रूप से समझ लो। यहाँ से एक नदी है सिंधु नदी, सतलज है और ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हुआ क्या, जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो ये नदियों का आपको पता है कि ये अपने मार्ग को क्लियर करती जाती हैं। अपने मार्ग में जो भी अवरुद्ध आती है, जो रुकावट आती है, उसको ये काटती छाटती निकल जाती हैं। इनके बीच में अगर बड़ी बड़ी शिलाएं होती हैं तो कुछ ही दिनों में वो शिलाओं को ये धराशाही कर देंगी और अपने साथ बहा ले जाएंगे। तो यही चीज़ होता है नदियों में। जब हिमालय का निर्माण धीरे धीरे हो रहा था, जब हिमालय धीरे धीरे उठने लगा, तो ये नदियां अपने मार्ग पर निरंतर चलती रहे, अपने मार्ग को वो परिवर्तित नहीं की। जो हिमालय इन नदियों के मार्ग के बीच में आता था उसको काट कर, उसकी मिट्टी को काट कर छाट कर वो आगे लेके जाती थी और हिमालय साइड साइड से कुछ इस तरह से उठने लगा और बीच में घाटी जैसा बन गया। तो बहुत गहरी गहरी घाटियां हैं। हिमालय तो ऊपर उठा, लेकिन जो ये नदियां हैं वो अपने मार्ग को बनाए रखी और यही अपने मार्ग पर ये नदियां चलती रही। इसी को हम लोग पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। आपको प्रश्न पूछा भी जाता है कि पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं। वो नदियां जो अपने पूर्व मार्ग पर ही चलती रही, अपने दिशा को परिवर्तित नहीं की, उसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। तो ये हिमालय के लिए पूर्ववर्ती नदी है। यहाँ पे आप समझे होंगे। अब देखिए, ये पहले शुरू में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ और बृहद हिमालय से जो मलबा काट कर ले आती थी नदियाँ, वो आगे जहाँ पर आज मध्य हिमालय है वहाँ पे ले आके छोड़ती थी और वहाँ पे इंडियन प्लेट पर प्रेशर पड़ा और वहाँ पे मध्य हिमालय का भी निर्माण हुआ। एक चीज़ और आप समझ लीजिए, आप जो बृहद हिमालय है जब उसका निर्माण हुआ तो पर्वत कुछ इस तरह से ऐसे ऊंचे ऊंचे होते हैं। अब इस पे बरसात निरंतर होती रही। अब पर्वत से जो बारिश हो रहा है पर्वत पे, उसका पानी नीचे आना है, तो ये पर्वत को काट काट के कहीं ना कहीं से काट के वो पानी नीचे आ जाता था। एक तरह से घाटी इन पहाड़ों पर बनती गई।
इन पहाड़ों पे घाटियाँ बनती गई। अगर आपने देखा होगा कोई ऊंचाई से जल आ रहा है तो एक रास्ता बन जाता है, अगर बारिश के समय में वो जल जो है उसी रास्ते से आता रहता है। अब एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए, अगर आप धरती से ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, जैसे धरती को छोड़कर आप जितना ही ऊपर उठेंगे वहाँ पर क्या होगा, तापमान में जो है वो कमी आएगी, टेम्परेचर आपका कम होता जाएगा। और यही चीज़ हुआ क्योंकि हिमालय बहुत ही ऊंचा है। अगर एवरेज हम समझ लें लगभग 7 किलोमीटर या 6 किलोमीटर ही समझ लो एवरेज, तो 6 किलोमीटर यानी 6000 मीटर की ऊंचाई, आप समझ सकते हैं कितना ऊंचा। और वहाँ पे टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि वहाँ उस क्षेत्र पर पूरी की पूरी तरह बर्फ से वो क्षेत्र ढका होता है। इसीलिए हिमालय इतनी ऊंचाई पर है और वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, इस वजह से वहाँ पे बर्फ हमेशा जमा रहता है। और मैंने आपको बताया जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय मैंने आपको बताया था, उस बृहद हिमालय पर बारिश की वजह से जो घाटियां बनती गई, उसी घाटियों में ये बर्फ जो जमते थे ऊपर, वो बर्फ पिघल पिघल कर धीरे धीरे पिघलते थे और उन्हीं घाटियों के रास्ते से जो है बाहर मैदानी क्षेत्रों में नीचे जो है वो आने लगे। और इसी वजह से गंगा नदी का भी निर्माण हुआ। गंगा नदी जो है वो इन्हीं बर्फ के हिमनदों से निकल कर गंगा नदी का निर्माण हुआ। और ये बृहद हिमालय के लिए पूर्ववर्ती नदियां नहीं हैं, ये बृहद हिमालय को काट कर नहीं बनाई, बल्कि शिवालिक हिमालय के लिए अगर हम समझेंगे तो उसके लिए पूर्ववर्ती नदी है शिवालिक हिमालय, क्योंकि उसके बाद हुआ गंगा नदी के निर्माण के बाद जो है शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ, तो शिवालिक के लिए वो पूर्ववर्ती नदियां हैं। तो ये आपने एक चीज़ समझा होगा। अब हम जो नदी तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक नदी हिमालय से ही निकलने वाली नदी है और वो नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में एक बहुत ही बड़ी नदी तंत्र है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक खास बात मैं और बता दूं, हिमालय से जो नदी निकलती है दोस्तों वो वर्ष भर बहती हैं। जो दक्षिण भारत में नदियां होती हैं वो गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं, उनमें जल की कमी हो जाती है। लेकिन जो हिमालय से नदी निकलती है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ होता है, बर्फ पूरे वर्ष पिघलता रहता है और वो उन नदियों में पानी जो है वो साल भर वर्ष भर निरंतर जल रहता है। इसलिए आप देखेंगे गंगा नदी, यमुना नदी, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो सूखती नहीं हैं, उनमें जल जो है वो सदैव बहता रहता है। तो मैंने आपको बताया, हम लोग सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र और उसकी जो सहायक नदियां हैं वहाँ पर, यहाँ पर हम लोग उस नदी को देखेंगे। साथियों आज शुरू में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी बहुत ही बड़ी नदी तंत्र है, यानी सिंधु नदी के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसकी सहायक नदियां जो हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। सिंधु नदी की अगर हम उत्पत्ति के बारे में बात करें तो एक स्थान है चाइना में। चाइना का एक राज्य है तिब्बत। तिब्बत जो एक पहले आज़ाद देश था, लेकिन उस पर चाइना ने कब्जा कर लिया, अब चाइना का ही क्षेत्र है वो। तो चाइना के क्षेत्र में, तिब्बत में एक झील है मानसरोवर। मानसरोवर नाम की झील है। इस झील से बहुत सारी नदियाँ इस झील के पास से निकलती हैं और यहाँ पे चेमा यंग डोंग नाम का हिमनद है, जिसको हम लोग बोखरचू हिमानी के भी नाम से जानते हैं। यहाँ से ये नदी निकलती है, इसी स्थान से चेमा यंग डोंग हिमनद से ये नदी निकलती है जो सिंधु नदी है। और इस नदी की खास बात आप देखेंगे, जब ये नदी निकलती है अपने स्थान से तो ये उत्तर पश्चिम की दिशा में शुरू में बहती है। उत्तर पश्चिम की दिशा में इसका प्रवाह होता है। और अगर हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पे भारत की, साथियों, तो ये नदी जब निकलती है अपने मानसरोवर झील के पास से, तो दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश कर जाती है। दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवाहित होती है, क्योंकि ये नदियाँ शुरू से बहती थी और ये अपने पूर्ववर्ती मार्ग को बनाए रखी हैं। और यहाँ से ये चलती हुई पाक अधिकृत कश्मीर, यानी जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है, वहाँ पे जाती हैं और चिल्लास नामक स्थान से ये पर चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये भारत में 1114 किलोमीटर की दूरी तय करती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में ज़्यादा दूर तक इसकी दूरी है। और ये अरब सागर, जो अरब सागर आपने देखा होगा महाराष्ट्र कर्नाटक के तटीय क्षेत्र पे, वही अरब सागर यहाँ पर पाकिस्तान के निचले तट पर जो है ये सिंधु नदी समाहित होती है। साथियों अरब सागर में ये नदी गिर जाती है। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है और चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में वो चली जाती है।
और भारत के 2 जिलों में, यानी जो लद्दाख राज्य है वहाँ के 2 लेह और लद्दाख जिलों में ये भारत के प्रवाहित होती है। अब ये 2811 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है, 2811 किलोमीटर की दूरी तय करती है। साथियों, बेरी नाग के पास एक शेषनाग नाम का झील है, और उस शेषनाग झील से क्या होता है साथियों, एक नदी निकलती है झेलम, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, और वो झेलम नदी निकलती हुई कश्मीर में जाती है। जो श्रीनगर है वो इसी नदी के तट पर है, श्रीनगर ये झेलम नदी के तट पर है, और वो आकर एक और नदी है सिंधु नदी की सहायक नदी चिनाब, और उस चिनाब नदी के सहारे क्या करती है, सिंधु में मिलती है, और ये चिनाब नदी में इसका संगम हो जाता है।